मैं मानता हूं कि कमाई भी जरूरी है, लेकिन कभी कभी औलाद होने का फर्ज भी तो निभा लिया करो। कि अर्ज किया है कि मैं मानता हूं कि कमाई भी जरूरी है, लेकिन कभी कभी औलाद होने का फर्ज भी तो निभा लिया करो। क्योंकि वो कुछ ज्यादा नहीं मांगते हैं आपसे। अरे मेरे दोस्तों, क्योंकि वो ज्यादा कुछ आपसे नहीं मांगते हैं। कभी कभी वक्त अपने माँ बाप के साथ भी बिता लिया करो। वेलकम बैक टू माय ऑल स्टूडेंट्स, विपिन द्विवेदी फिजिक्स क्लासेस के इस दबंग बैच के इस दबंग सेशन में हम आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। तो क्लास 12 फिजिक्स के अंतर्गत चैप्टर नंबर 3 के अंतर्गत बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे। विभव मापी की सहायता से सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। इसके पहले आप लोग विभव मापी की सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने वाले प्रयोगात्मक क्वेश्चन को देख चुके होंगे। आई होप आप लोगों ने उसे अच्छे से देख लिया है। यदि नहीं देखा है तो पहले उस टॉपिक को देख लें, विभव मापी क्या है उसकी थोड़ी विशेषताएं देख लें, ताकि आपके दिमाग में बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्योंकि ये वाला जो आपका टॉपिक है पिछले टॉपिक से पूरी तरह रिलेटेड है। तो आई होप आप लोगों ने उसको देख लिया होगा। नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी पिछले वीडियो की लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस खूबसूरत सेशन को। और ये टॉपिक आपके ज्ञान के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रायोगिक क्वेश्चन भी है, प्रैक्टिकल में भी आप लोग इस क्वेश्चन को प्रूव करके दिखा सकते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इस खूबसूरत सेशन को। देखिए फिगर हमने पहले से ही ड्रॉ कर लिया है, आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ पर आपका फिर से एक संचायक सेल है, जैसा कि आप लोग विभव मापी की सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर वही कुंजी केवल है और यहाँ आपका वो परिवर्ती प्रतिरोध RH होता है। और ए बी आप लोग देख पा रहे होंगे, ये आपका विभव मापी तार है। और यहाँ पर देखिए जिस सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है, यहाँ आपको उस सेल को लगाना है। और इस सेल के समांतर क्रम में आप लोग देख पा रहे हैं कि रेजिस्टेंस बॉक्स, एक प्रतिरोध बॉक्स आपको आरबी लगाना होगा। और साथ में इसका कनेक्शन कर देंगे कुंजी K2 से। कुंजी K2 का मेन यूज होता है धारा मापी को चालू करने के लिए। धारा मापी के साथ एक कुंजी लगी होती है और यहाँ से इसको ले जाते हुए आप जॉकी J से कनेक्टेड कर देंगे। तो यहाँ से आई होप अब आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा। और चित्र का नाम दे देंगे हेडिंग, मतलब विभव मापी की सहायता से सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। तो एक बार और देख लेते हैं फिगर को। ये संचायक सेल है आपका। संचायक सेल का मतलब है द्वितीयक सेल, जिसको आप एक बार उपयोग करने के बाद चार्ज करके दोबारा उपयोग में ला सकते हैं। ये कुंजी है आपकी। ये परिवर्ती प्रतिरोध RH है आपका। और AB विभव मापी तार है, जिसमें सेंटीमीटर के निशान बने होते हैं। प्राय अक्सर 4 मीटर का तार लिया जाता है, काफी लंबा होता है विभव मापी का तार। और ये आप लोग देख पा रहे हैं, जिस सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है, जिस सेल का आपको आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है वो वाला सेल है। और इसके समांतर क्रम में आपको एक प्रतिरोध बॉक्स लगाना होगा। और यहाँ इसको कुंजी K2, धारा मापी G और विसर्पी कुंजी D से संबंधित कर देना है। तो सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना हो। क्वेश्चन इस टाइप से आएगा एग्जाम में कि विभव मापी की सहायता से सेल के आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने वाले प्रयोग का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। और पहले नंबर में नामांकित चित्र आएगा। तो आई होप अब आप लोग इसको देख करके अच्छे से फिगर बना लेंगे। फिर दूसरे नंबर में बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की, इसके संरचना की। तो बड़े ही स्मार्ट तरीके से हम लोग इसकी संरचना लिख सकते हैं। यहाँ आप लोग देख भी पा रहे होंगे स्मार्ट तरीके से कि B1 जो है वो आपका संचायक सेल है। K1 और K2 देख पा रहे होंगे, ये आपकी कुंजियां हैं। RH जो है वो आपका परिवर्ती प्रतिरोध होगा। AB जो है वो विभव मापी तार है। E आपका सेल है। G जो है वो धारा मापी है। J जो है जॉकी या विसर्पी कुंजी है। RB प्रतिरोध बॉक्स है। क्योंकि संरचना पूरी तरह से लिखने के लिए नहीं आती है, इसलिए आप लोग स्मार्ट तरीके से आप केवल इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, बता सकते हैं कि B1 आपका संचायक सेल, K1 K2 कुंजियां, RH परिवर्ती प्रतिरोध, AB विभव मापी तार, E आपका सेल, G आपका धारा मापी, J जॉकी या विसर्पी कुंजी से बोलते हैं, RB जो है रेजिस्टेंस बॉक्स या प्रतिरोध बॉक्स है। तो आई होप डायग्राम और इसकी संरचना अब आपके दिमाग में क्लियर हो गई होगी। जल्दी से जल्दी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। आइए मूव करते हैं आगे की ओर। सिद्धांत और सूत्र की स्थापना इसके बाद आती है।
देखिए 5 चीजें इसमें आपको दिमाग में रखनी होगी सिद्धांत और सूत्र की स्थापना में। 5 चीजें आपको तो ध्यान रखें क्या क्या है। सेल ई का विद्युत वाहक बल, ध्यान रखेंगे सेल ई का विद्युत वाहक बल आपको ई ही मानना है। सेल ई का विद्युत वाहक बल ई, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर तथा सेल के सिरों के मध्य विभवांतर भी आरोपित करने पर उसमें कैपिटल आई धारा प्रवाहित होती है। 5 चीजें मानना है। कैसे देख लें, सेल ई का विद्युत वाहक बल आपको ई ही मानना है, उसका आंतरिक प्रतिरोध आर मानना है, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर मानना है तथा सेल के सिरों के मध्य जब आप विभवांतर लगाएं, क्योंकि जब आप कभी भी विभवांतर आरोपित करते हैं सेल के सिरों के मध्य तभी धारा प्रवाहित होती है। तो सेल के सिरों के मध्य विभवांतर भी लगाने पर मान लेना है उसमें कैपिटल आई धारा प्रवाहित होती है। मतलब इन 5 चीजों को आपको सबसे पहले सूत्र की स्थापना में मानना होगा। तो आइए बड़े स्मार्ट तरीके से इसको हम लोग लिख लेते हैं कि मान लेना है आपको, माना सेल, ध्यान रखेंगे माना सेल ई का विद्युत वाहक बल आपको ई ही रखना है। विद्युत वाहक बल, ध्यान रखेंगे विद्युत वाहक बल ई कॉमा करें, माना सेल ई का विद्युत वाहक बल आपको ई ही मानना है, कॉमा करें, आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध आपको स्मॉल आर, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर, ध्यान रखेंगे बाह्य प्रतिरोध ये आपका कैपिटल आर तथा सेल के सिरों के मध्य, ध्यान रखेंगे सेल के सिरों के मध्य, सेल के सिरों के मध्य विभवांतर कितना आपको लगाना है, विभवांतर भी आरोपित करने पर, विभवांतर भी आरोपित करने पर सेल से कैपिटल आई धारा, सेल से कैपिटल आई धारा प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है। ये 5 चीजें आपको मान लेना है पहले स्टार्टिंग में। आई होप आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सेल ई का विद्युत वाहक बल ई, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर तथा सेल के सिरों के मध्य विभवांतर आरोपित करने पर सेल से कैपिटल आई धारा प्रवाहित होती है। तो आपको पता होगा तब, ध्यान रखेंगे तब विद्युत वाहक बल का यदि आप सूत्र यहां से निकाल लें, विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल यहां से आपका E बराबर, विद्युत वाहक बल को आप लोग देखें E से डिनोट किए हैं I इंटू आर प्लस आर, ध्यान रखेंगे E बराबर I इंटू आर प्लस आर, और इसको आपको समीकरण 1 देना है। यहाँ पर देखें बड़ा ही सिंपल है, ओम के नियम से यदि आप देखें तो V प्रोपोर्शनल I होता है और V इक्वल टू आपका आई आर होता है, V इक्वल टू आई आर ओम के नियम से। विद्युत वाहक बल भी जो है एक टाइप का, एक प्रकार का विभवांतर है, विद्युत वाहक बल भी एक टाइप का विभवांतर है, लेकिन इसमें आई इंटू आर प्लस आर होता है। कहने का मीन्स है कि परिपथ का कुल प्रतिरोध इसमें मल्टीप्लाई होता है, आर प्लस आर आप लोग देख पा रहे होंगे। कैपिटल आर जो है वो आपका बाह्य प्रतिरोध है और स्मॉल आर आपका जो है वो आंतरिक प्रतिरोध है। तो E बराबर आई इंटू आर प्लस आर आपको लेना है। यही कारण है आप लोग देखें, क्योंकि यहाँ कुल प्रतिरोध का मल्टीप्लाई होता है आर के साथ, इसलिए हमेशा विद्युत वाहक बल जो है वो विभवांतर से बड़ा भी होता है। तो यही सूत्र आपका ओम का नियम है, V बराबर जैसे आई आर तो E बराबर आई आर ही है, लेकिन यहाँ परिपथ का आपको कुल प्रतिरोध लेना है। आइए बढ़ जाते हैं आगे। किंतु ओम के नियम से, किंतु ओम के नियम से, ओम के नियम का आपको प्रयोग करना है इसके बाद। तो ओम के नियम से आपको पता है I बराबर आपका V अपॉन आर होता है। I बराबर ओम के नियम से यदि धारा का आप मान निकाल लें तो I बराबर V बटे आर होता है। अब देखिए I का मान आपको रखना होगा, I का मान समीकरण 1 में रखने पर, I का मान समीकरण 1 में रखने पर तो रख दीजिए बड़े ही स्मार्ट तरीके से। I की प्लेस में यहाँ देखें V अपॉन आर रखेंगे तो आपका E बराबर फार्मूला हो जाएगा, I की प्लेस में आपको V अपॉन आर रखना है, ब्रैकेट में R प्लस आर। अब देखिए एक बात आपको दिमाग में रखना है कि आपको सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है, मतलब आपको स्मॉल आर का मान
निकालना होगा। तो देखिए जल्दी से जल्दी आप लोग इस वाले स्टेप को v अपॉन आर को यदि आप इधर पक्षांतरित करेंगे तो e के साथ r का मल्टीप्लाई, तो आर ई हो गया या आर ई या ई आर हो गया, और अपॉन में आपका v आ जाएगा, और इधर आपका r प्लस आर रिमेनिंग रहेगा। r प्लस आर जो ब्रैकेट में था तो इसको ब्रैकेट हटा के लिख दिए, r प्लस आर बचेगा। अब देखिए बड़े ही स्मार्ट तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, ये हो गया आर ई अपॉन भी, आर ई अपॉन भी हो रहा है, और इसके बाद आपको क्या करना होगा, आर ई अपॉन भी प्लस का आर है, ट्रांसपोज कर लीजिए, लेफ्ट साइड में लाएंगे तो माइनस का आर बराबर क्या आपका हो जाएगा, स्मॉल आर। यदि आप यहां से कैपिटल आर को कॉमन कर लें, यदि आप यहां से कैपिटल आर को कॉमन कर ले, देखिए इसमें भी अंश में आर, यहां से भी अंश में आर, तो यहां से आपका जो बच रहा है ई अपॉन भी -1, ई अपॉन भी -1, क्योंकि आर में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे माना जाता है, तो आर को कॉमन लेने के बाद 1 फिर भी बचेगा, इक्वल आपका आर होगा। तो इसे आप डायरेक्टली, यदि क्योंकि आपको आंतरिक प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है, तो आर बराबर सीधे भी आप लिख सकते हैं कैपिटल आर इंटू ई बटे भी और माइनस का 1, और इसी को आप लोगों को दे देना है इक्वेशन नंबर सेकेंड। इसको क्या दे देंगे, इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो आई होप यहां तक आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा, बड़ा सिंपल है। आई ई बराबर आई इंटू आर प्लस आर, ओम के नियम से आई की वैल्यू रख देंगे वी अपॉन आर, वी अपॉन आर यहाँ पुट करेंगे, इसको ट्रांसपोज कर दिए तो ई आर ई अपॉन में ये वाला वी अपॉन में आ गया, आर प्लस आर को इधर लाएंगे माइनस आर, और आर को कॉमन कर लेना है, तो ई बटे वी माइनस एक स्मॉल आर। अब आपको स्मॉल आर को लेफ्ट साइड में और इस पूरे को राइट साइड में रखना है। तो आई होप यहां तक आपके दिमाग में बिल्कुल ये क्लियर हो गया होगा। अब यदि आप लोगों ने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा विभव मापी की सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना, तो बिल्कुल उसी टाइप का सोचना है। लेकिन यहाँ एक बात आपको ध्यान में रखनी होगी कि जिस तरह से वहां सेल E1 के लिए किए थे, तो यहाँ आपको एक सेल E लेना है, और दूसरी चीज अपॉन में जो ये भी है, दूसरी बार आपको विभवांतर लेना होगा, क्योंकि आप विद्युत वाहक बल पहले ही मान चुके हैं। ये लैंग्वेज में देखें, सेल ई का विद्युत वाहक बल ई आप मान चुके हैं, इसलिए अब आपको केवल संतुलनकारी लंबाई और विभव प्रवणता को मानना होगा। तो चलिए इसको भी मान लेते हैं बड़े सिंपल तरीके से। क्या आपको लिखना होगा, या ये इधर से कॉर्नर में लिख देते हैं कि अब आपको मान लेना है कि माना, ध्यान रखेंगे, माना सेल ई के लिए, सेल ई के लिए विभव मापी तार की, विभव मापी तार की संतुलनकारी लंबाई, संतुलनकारी लंबाई क्या आपको मानना है। सबसे पहले संतुलनकारी लंबाई सेल ई के लिए है, तो इसे आप L1 मान, इसे आपको क्या मान लेना है, L1 मान लेना है। तथा विभव प्रवणता के है, तथा विभव प्रवणता आपकी के रहने वाली है, विभव प्रवणता के। अब आपको फार्मूला याद ही हो, तो यहां से आपको अब आपको विद्युत वाहक बल का फार्मूला यूज करना होगा। विद्युत वाहक बल इस केस में आपका हो जाएगा, विद्युत वाहक बल जो आपका फार्मूला है E बराबर, ध्यान रखना है, E बराबर विभव प्रवणता गुणे सेल की संतुलनकारी लंबाई। तो विभव प्रवणता आप लिए हैं K और सेल की संतुलनकारी लंबाई है L1, और इसे आपको समीकरण नंबर 3 देना होगा। क्या आपके दिमाग में यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है। जैसे पिछले क्वेश्चन में आप लोग कर चुके हैं कि E1 बराबर आपका KL1 आया था, तो वहां सेल के स्थान पर E1 यूज किया गया था, यहाँ E1 के स्थान में आपको E लेना होगा। तो जिस तरह से सेल E के साथ आप किए हैं, तो अपमान में जो आपका ये भी देख पा रहे हैं, अब आपको विभवांतर भी के लिए भी आपको ऐसे ही लेट कर लेना है। तो मान लेना है आपको, माना विभवांतर भी के लिए, ध्यान रखेंगे, माना विभवांतर भी के लिए, भी के लिए विभव मापी तार की संतुलनकारी लंबाई क्या मानेंगे, संतुलनकारी लंबाई
L2 तथा विभव प्रवणता K है तथा विभव प्रवणता आपको अगेन K मानना है। विभव प्रवणता एक नियत राशि है। विभव प्रवणता आपको कितना मान लेना है? K है। तो यहां से भी फिर से अगेन सूत्र बनेगा। तब अब आपका जो फार्मूला है विद्युत वाहक बल की जगह में विभवांतर का भी वही सूत्र बनेगा। यदि विभवांतर आप निकाल लेंगे विभवांतर V बराबर K इंटू L2 विभव प्रवणता गुणे सेल की संतुलनकारी लंबाई। इसे आपको समीकरण नंबर कितना देना होगा? 4 दे देंगे। इसे आपको समीकरण नंबर ध्यान रखेंगे 4 दे देना होगा। तो आई होप आपके दिमाग में समीकरण 3 और 4 पूरी तरह से फिक्स हो गए होंगे और वही प्रोसेस आप फिर से करेंगे। समीकरण 3 में 4 का भाग देंगे। समीकरण 3 भागे 4 से 3 में 4 का डिवाइड आपको करना होगा। अब डिवाइड बिल्कुल क्लियर है, लेफ्ट में लेफ्ट साइड का होगा। तो ये आपका E अपॉन V हुआ और इधर आपका KL1 अपॉन KL2 होगा। KL1 अपॉन KL2 होगा। तो अब आप देख पा रहे होंगे सिंपल है, K से K आपका कैंसिल आउट होगा और E अपॉन V की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी L1 अपॉन L2। E अपॉन V की वैल्यू कितनी आ जाएगी? L1 अपॉन L2 होगी। अब आप अच्छे से देखें, यदि आप इक्वेशन 2 को देखें, समीकरण नंबर 2 को देखिए, तो R बराबर कैपिटल R E अपॉन V की जगह में हम यहाँ से L1 अपॉन L2 रख सकते हैं। तो डायरेक्ट लिखेंगे तो समीकरण 2 से, जहां पर E बटे V है, E बटे V की जगह में आप क्या रख सकते हैं? L1 अपॉन L2 रख सकते हैं। तो समीकरण 2 से आइए नेक्स्ट पेज पर हम लोग चलते हैं। तो समीकरण आपको 2 से चलना होगा। तो समीकरण ध्यान रखेंगे 2 से चलेंगे। 2 से R बराबर जो आपका रिजल्ट हो जाएगा कैपिटल R इंटू E बटे V था। E बटे V की प्लेस में आपको L1 अपॉन L2 रखना होगा माइनस का 1। और आप चाहें तो यहाँ मात्रक लिख सकते हैं। प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो ओम होता है। इसको आप एक ब्रैकेट में रख दें और आपका ये स्मार्ट रिजल्ट आ चुका है। आपका ये स्मार्ट रिजल्ट आ चुका है। तो आई होप अब आपके दिमाग में पूरी तरह से ये क्लियर हो गया होगा। इसे आपको समीकरण नंबर 5 देना है। ध्यान रखेंगे यहाँ पर आपको एक लैंग्वेज लिखनी है क्योंकि ये एक प्रायोगिक क्वेश्चन है। तो यहाँ से आप लोग देख पा रहे होंगे यदि स्मॉल r का मान निकालना है तो राइट साइड में आपको कैपिटल R चाहिए, एक L1 चाहिए और L2 चाहिए। L1 क्या है? सेल E के लिए विभवमापी तार की संतुलनकारी लंबाई L1 और L2 क्या है? विभवांतर V के लिए विभवमापी तार की संतुलनकारी लंबाई। तो यहाँ से आइए हम लिख सकते हैं यदि, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, यदि किसके किसके मान ज्ञात हो? R कैपिटल R, L1 व L2 के मान ज्ञात हूं तो समीकरण 5 की सहायता से, समीकरण 5 की सहायता से क्या कर सकते हैं आप? सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग सिद्धांत एवं सूत्र की स्थापना आसानी से निकाल सकते हैं। आई होप आपके दिमाग में ये पूरी तरह से सिद्धांत एवं सूत्र की स्थापना फिक्स हो गया होगा। नहीं हुआ है तो आप लोग वीडियो को एक बार फिर से देख लें और कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताएं कि क्या कोई भी डाउट है। आई होप आपके पास डाउट नहीं होगा। और पिछले वीडियो में जैसा कि हमने आपको बता दिया है कि कभी भी प्रेक्षण सारणी आपको याद नहीं करना है। प्रेक्षण सारणी जो बनाई जाती है वो सूत्र से बनाई जाती है। यहाँ आप लोग स्क्रीन पर पहले से फार्मूला देख पा रहे हैं। तो सूत्र की सहायता से ही आपको प्रेक्षण सारणी बनानी होगी। तो यदि आप फार्मूले में पहले देखें तो यहाँ पर कैपिटल R, यहाँ पर आपका कैपिटल R है। तो देखिए क्रमांक के बाद पहला कॉलम आपको बनाना होगा बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R और प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम।
ओम में आपको लेना होगा। आइए देखते हैं L1 है। L1 क्या है? सेल ई के लिए विभव मापी तार की संतुलनकारी लंबाई, और इसे आपको सेंटीमीटर में लेना होता है। यहाँ पर विभवांतर V के लिए विभव मापी तार की संतुलनकारी लंबाई L2 जो है वो भी आपकी सेंटीमीटर में रहेगी। और लास्ट में आपको यूज्ड फार्मूला जो सूत्र है उसी को रखना है, R बराबर कैपिटल R L1/L2 -1। अब देखिए, क्योंकि एग्जाम में कभी भी आपको विभव मापी दिया नहीं जाएगा, परीक्षा में आपको विभव मापी भारत देश में तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है यहाँ टेबल खाली रखेंगे, क्योंकि जब आपको विभव मापी ही नहीं मिलेगा तो आप प्रयोग कर नहीं पाएंगे एग्जाम में, और प्रयोग नहीं कर पाएंगे तो प्रेक्षण सारणी में क्या भरेंगे। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी होगी, यदि आप एग्जाम के अलावा प्रयोगशाला में प्रयोग कर रहे हैं, स्कूल में प्रयोग कर रहे हैं, या तो आप बड़े हो चुके हैं किसी कॉलेज में प्रयोग कर रहे हैं, उस केस में आपको यहाँ तीनों की वैल्यू पता होनी चाहिए, R की, L1 की, L2 की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो स्मॉल r, तो आइए हम आप लोगों को एक एग्जाम्पल के थ्रू दिखाते हैं कि स्मॉल r की वैल्यू को हम किस तरह से निकाल सकते हैं। यहाँ से देख लेते हैं, स्मॉल r बराबर, मान लीजिए कैपिटल R की वैल्यू 2 ओम है। कितनी है? 2 ओम है। और यहाँ L1/L2 की जगह में आप कुछ भी रख सकते हैं। मान लीजिए सेल ई के लिए विभव मापी तार की संतुलनकारी लंबाई आई है 40, और इसके लिए आई है आपकी 60, या सॉरी इसके लिए हम लोग ले लेते हैं 30। मान लीजिए इसके लिए आपकी संतुलनकारी लंबाई आई है 30 और -1 है। तो इस केस में आप लोग देख पा रहे होंगे 0 से 0 आपका कैंसिल है, ये 40/30 लिए हैं। तो इस केस में ये पहले एलसीएम लेंगे, तो ये आपका सॉल्व होगा 2 × 4 - 3/3 हो जाएगा। तो दैट मीन्स 4 -3 करेंगे तो 2 × 1/3, दैट मीन्स 2/3 होगा। और 3 में 2 का डिवाइड कर देंगे 20 हो जाएगा। 0.66 अप्रॉक्स में ये आपका स्मॉल r बराबर ओम में रिजल्ट आएगा। यदि आप 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लगा देंगे 20 हो जाएगा। और 3 6 18 3 6 18 आपका डिवाइड जाता रहेगा। तो हमने एक एग्जांपल के थ्रू आपको दिखाया है कि यदि आपको प्रयोगशाला में इस टाइप से बैलेंसिंग लेंथ मिलती है, L1/L2 मिलता है, और साथ में r की वैल्यू दी गई हो, तो आप स्मॉल r आसानी से निकाल सकते हैं। और हर स्टेप में इसी तरह से आपको R निकालते चलना है, और निकालते निकालते लास्ट में आपको माध्य R निकालना होगा। माध्य R का मतलब है कुल प्रेक्षण। जैसे आपने 4 बार प्रेक्षण लिया, 4 बार आपकी जो R के मान आए तो उनको जोड़ करके जितनी बार आपने प्रेक्षण लिया उतने का भाग देना होगा। मतलब कुल प्रेक्षणों की संख्या, कुल प्रेक्षणों का जो भी अंक रहेगा उनको जोड़ देंगे, और कुल प्रेक्षणों की संख्या से आप डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से माध्य प्रतिरोध आपका आ जाएगा। तो आई होप अब आपके दिमाग में प्रेक्षण सारणी ऑब्जर्वेशन टेबल भी क्लियर हो गई होगी। इसका एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें। आइए मूव करते हैं आगे की ओर, और सावधानियों को एक बार हम लोग इसकी भी देख लेते हैं। सावधानियां बड़ी ही क्लियर है, क्योंकि हम आपको पहले ही बता चुके हैं। सावधानियां बिल्कुल विभव मापी की सहायता से सेल का जो 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना आप किए थे, सेम टू सेम वही लिखना है, क्योंकि ये भी एक उपकरण है। अतः पहली सावधानी होगी, सभी संयोजक पेंच भली भांति कसे होने चाहिए, आप लोग देख पा रहे होंगे। दूसरी सावधानी वही है कि विसर्पी कुंजी या जौकी को ना तो अधिक जोर से और ना ही अधिक देर तक दबाना चाहिए। देखिए, विसर्पी कुंजी या जौकी को ना तो अधिक जोर से और ना ही अधिक देर तक दबाना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए आपने अधिक जोर से दबाया, कोई भी कुंजी है, आप घर में किसी भी पंखे फैन की बटन को ज्यादा जोर से दबा रहे हैं, मान लीजिए फैन की बटन अंदर घुस गई तो आप हो सकता है कि बाहर चले जाएं। इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि विसर्पी कुंजी को ना तो अधिक जोर से और ना ही अधिक देर तक दबाना है। कोई भी कुंजी को ना तो देर तक दबाना है, ना ही जोर से आपको दबाना है। आइए बढ़ते हैं आगे की ओर। एक बात आप लोगों ने देखा होगा फिगर में, यदि आप लोग देखें यहाँ से क्लियर है, यहाँ संचायक सेल भी विभव मापी तार के ए सिरे से जुड़ा है, और जिस सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है वो सेल भी विभव मापी तार के ए सिरे से जुड़ा हुआ है। मतलब दोनों सेलों के धनात्मक सिरे जो हैं वो विभव मापी तार के ए सिरे से जुड़े हैं। तो आप यहाँ सीधे सीधे लिख सकते हैं कि सभी सेलों के धनात्मक सिरों
सभी सेलों के धनात्मक सिरों को विभवमापी तार के ए सिरे से जोड़ना चाहिए। देख लें, संचायक सेल B1 ए सिरे से जुड़ा है और आपका सेल E भी ए सिरे से जुड़ा है। तो इस सावधानी को भी आपको याद नहीं करना है, ध्यान रखना है कि सभी सेलों के धनात्मक सिरों को विभवमापी तार के ए सिरे से जोड़ना चाहिए। और लास्ट सावधानी हम आपको बताए थे, यदि किसी भी उपकरण में धारा मापी लगा हो तो ये सावधानी आप लिख सकते हैं कि धारा मापी के साथ सदैव शंट का प्रयोग करना चाहिए। धारा मापी के साथ सदैव शंट का प्रयोग करना चाहिए, किंतु शून्य विक्षेप की स्थिति में उसे हटा लेना चाहिए। यदि जीरो डिफ्लेक्शन है तो उसे आपको हटा लेना होगा। हम आपको बता चुके हैं पिछले वीडियो में शंट क्या है। शंट एक अल्प प्रतिरोध का तार होता है जिसे धारा मापी के साथ सदैव समांतर क्रम में जोड़ा जाता है और धारा मापी की कुंडली के साथ शंट का यदि आप प्रयोग करते हैं तो धारा मापी की कुंडली तथा संकेतक क्षतिग्रस्त होने से बच जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में अभी आने वाले अगले चैप्टर में शंट का पूरा टॉपिक ही है, वहां पर शंट के विषय में पूरा डेरिवेशन, शंट का सिद्धांत, शंट से हानि, शंट से लाभ और शंट के उपयोग की बात की जाएगी। तो इसलिए आप लोग धैर्य बना के रखें, शंट पर हमारा वीडियो बहुत ही जल्द आएगा नेक्स्ट चैप्टर में। तो चलिए ठीक है, इस तरह से ये टॉपिक आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। आई होप आप लोगों ने इस टॉपिक में काफी एंजॉय किया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप लोग अपना प्यार हमारी तरफ बनाए रखें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।